ओके, तो CCNA एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ हमारी जो है इसके पार्ट 8 में चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछना चाहता है, देखिए, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू इम्प्रूव वेब ट्रैफिक परफॉर्मेंस बाय प्रॉक्सी कैशिंग। ओके, सो प्रॉक्सी कैशिंग के जरिए आप अगर गूगल करेंगे ना, ये जो फर्स्ट ऑप्शन देखिए ज़रा एक बार, WSA वेब सिक्योरिटी अप्लायंस, एक फायरवॉल आती है WFA के नाम से, हार्डवेयर भी हो सकता है सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, आप कोई लाइसेंस इंस्टॉल कर सकते हैं एग्जिस्टिंग हार्डवेयर के अंदर या फिर अलग से एक हार्डवेयर भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने बात की थी सिक्योरिटी में, एक आती है फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल, प्लस एक और अलग से डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं क्या, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ऐसे ही एक और आती है WFA जो आपकी वेब बेस्ड फायरवॉल अप्लायंस होता है, जो आपकी स्पेशली होती है लेयर 7 जो एप्लीकेशंस है ना उनको फिल्टर करने के लिए स्पेशली एक डिवाइस आता है अलग से। पर जैसे फायरवॉल प्लस IPS एक आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, इसी तरह से लाइसेंस इसी के अंदर भी इंस्टॉल किया जा सकता है आपका। बट इसका काम क्या होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। ये होता है हमेशा स्पेशली आपकी वेब ट्रैफिक जो है हम उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो द आंसर शुड बी WSA, पढ़ना इसके बारे में थोड़ा सा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पे यूजिंग डायरेक्ट, अच्छा ये अगर देखेंगे फायरवॉल ASA, फिर आपका जैसे फायर साइट, नो ये इनमें से कोई भी प्रॉमिसिंग आंसर नहीं है यहाँ पे। ओके, एनीवे, यूजिंग डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ये टेक्नोलॉजी है जिसपे आपकी वायरलेस काम करता है। तो इसके अंदर जो 2.4 गीगाहर्ट्ज चैनल है, कोलिजन्स को लिमिट करने के लिए वो कौन से चैनल यूज करता है। अच्छा जी, इसमें एक तो याद चीज करिए आप, 2.4 में जो आपका चैनल जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का आपका क्या है, बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड, उसके अंदर मल्टीपल चैनल रहते हैं, 1 2 3 6 7 8 10 11 तक जाते हैं। उनमें से अगर आपको याद हो जो हमने वायरलेस वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि जो 1 6 और 11 है, ये तीन ऐसे चैनल हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर जो नॉन ओवरलैपिंग चैनल है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस है किसी और से मैच नहीं करती, उनके अंदर ओवरलैप नहीं करती। तो हमेशा इनको ट्राई करिए यूज करने के लिए, तो आपके कोलिजन्स कभी भी नहीं होंगे। और हम क्या बोलते हैं, जब भी नियर बाय एक्सेस पॉइंट होते हैं, जैसे एक्सेस पॉइंट 1 है, एक्सेस पॉइंट 2 है, तो उनके अंदर इसी ओवरलैपिंग, इस कोलिजन को रोकने के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे अगर आप चैनल 1 यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ये वाला, तो इधर चैनल 1 मत यूज करिए कभी भी, तो यहाँ पे चैनल 6 यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास मोर देन 3 एक्सेस पॉइंट्स हैं तो आप 5 गीगाहर्ट्ज का चैनल यूज करिए, उसके बैंड यूज करिए, उसमें कोई भी चैनल उठा लीजिए, इससे ज़्यादा चैनल है उसमें। और एक और फायदा क्या है कि उसमें नॉन ओवरलैपिंग चैनल है सारे के सारे, राइट। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप अपनी वायरलेस कवरेज को, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो 1 6 11 A शुड बी द आंसर। विच टाइप ऑफ अटैक कैन बी मिटिगेटेड, किस तरह का अटैक रोका जा सकता है DAI के थ्रू, डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन। तो हमेशा ये हम रोकते हैं मैन इन द मिडल अटैक के लिए। अगर आपको याद हो तो ये एक वीडियो है सिक्योरिटी के अंदर स्पेशली DHCP स्नूपिंग के ऊपर, और एक होता है आपका DAI डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन के ऊपर। तो DHCP के थ्रू जो मैन इन द मिडल अटैक किया जा सकता है उसको रोकने के लिए आता है DHCP स्नूपिंग का कॉन्सेप्ट, और आर्प के थ्रू जो मैन इन द मिडल अटैक किए जा सकते हैं उसको रोकने के लिए आता है DAI का कॉन्सेप्ट, डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन का। ओके, व्हाट आर 2 बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग कंपेयर, अच्छा कंट्रोलर बेस्ड जो नेटवर्किंग है और जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है, 2 बेनिफिट क्या है आपके कंट्रोलर बेस्ड वाली नेटवर्किंग के। ओके, कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किए थे ऑटोमेशन वाले, इसमें हमसे फायदा पूछा है, प्रॉफिट्स पूछे हैं। ओके, तो कंट्रोलर बेस्ड इंक्रीजेज नेटवर्क बैंडविड्थ यूजेस व्हाइल ट्रेडिशनल लाइटन्स द लोड ऑन द नेटवर्क। तो क्या लगता है इससे कोई लेना देना है बैंडविड्थ का? नो, आई डोंट थिंक ये हो। चलिए देखते हैं, कंट्रोलर बेस्ड इन्फ्लेट्स सॉफ्टवेयर कॉस्ट, अच्छा इससे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ती है, व्हाइल ट्रेडिशनल डिक्रीजेज इंडिविजुअल लाइसेंसिंग कॉस्ट। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि कंट्रोलर बेस्ड जो आपके सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग आती है, चलिए ठीक है, वाइल ट्रेडिशनल डिक्रीजेस, इससे इन्फ्लेट होता है, मीन्स कि महंगा पड़ता है आपको। ओके, और जो आपकी ट्रेडिशनल है वो इंडिविजुअल लाइसेंसेस की वजह से क्या है, कॉस्ट कम हो जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक?
चलिए कोई और प्रॉपर आंसर देखने की कोशिश करते हैं। कंट्रोलर बेस्ड रिड्यूसेस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्सिटी, तो बिल्कुल सही है जी। जो कंट्रोलर बेस्ड है उससे आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि 1-to-1 कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है आपको, सिर्फ क्या है, सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन करनी है। While traditional increases the potential for errors. Why? Because आपको नंबर ऑफ डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करने हैं, ह्यूमन कॉन्फ़िगरेशन है, मैनुअल है सारा का सारा, तो यस गलती के चांसेस रहते हैं। तो ये ठीक लग रहा है एक आंसर मुझे, बिल्कुल क्लियर सा। कितने ढूंढने हैं, 2 बेनिफिट्स। ओके, कंट्रोलर बेस्ड प्रोवाइड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ की IT फंक्शंस, बिल्कुल सही है। While traditional requires distribute management, yes, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन होता था और आपके कंट्रोलर बेस के अंदर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन है, तो ये भी सही लग रहा है मेरे को। कंट्रोलर बेस्ड अलाउज फॉर फ्यूअर नेटवर्क फेलियर्स वाइल ट्रेडिशनल, नो, नेटवर्क फेलियर से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों में कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये ठीक लग रहे हैं दोनों ऑप्शंस मुझे, C and D। ओके, उसके बाद अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर प्लेन असिस्ट नेटवर्क डिवाइस विद मेकिंग पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग लेयर 2 रीचेबिलिटी एंड लेयर 3 इंफॉर्मेशन। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, एक बार देखिए जरा। तो अगर थोड़ा सिंपल वे में देखने की कोशिश करेंगे ना इस क्वेश्चन को, आंसर से थोड़ा रीड करने की कोशिश करिए, क्या जानना चाह रहा होगा आपसे। कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मीन्स आपसे प्लेन पूछ रहा है कि कौन से आर्किटेक्चर प्लेन है आपका जो आपको ऑटोमेशन में या सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में हेल्प करता है। तो याद है कुछ डिकपल होते हैं आपके डेटा प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन, जो आपकी ऑटोमेशन बेस्ड नेटवर्किंग है, तो इनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं आपका, ना मैनेजमेंट प्लेन से, पॉलिसी प्लेन तो कोई होता ही नहीं है। तो कौन सा प्लेन हेल्प करता है आपको सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, दैट इज योर कंट्रोल प्लेन। तो ये कहां पे रहता है, कंट्रोलर पे, और डेटा प्लेन रह जाता है आपका सारा का सारा डिवाइसेस के ऊपर। सो यस, दैट शुड बी कंट्रोल प्लेन। तो थोड़ा सा आंसर से भी आप कई दफा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है आपसे। तो कौन सी वैन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जो स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस के लिए, सोहो जो नेटवर्क्स हैं आपके, छोटे मोटे नेटवर्क, चाहे घर के हो चाहे ऑफिस के हो, सो कौन सा आपको मेथड अच्छा है इंटरनेट का कनेक्शन लेने के लिए। एक तो केबल एक्सेस है, जब आप कोई भी केबल मॉडेम ले लेते हैं, तो ये भी सही है बिल्कुल, घर के लिए हम जनरली केबल मॉडेम ही तो प्रेफर करते हैं, ब्रॉडबैंड वाले। फ्रेम रिले नहीं, ये तो एंटरप्राइजेज के लिए है। पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन, यस, ये भी ऐसे एनवायरनमेंट्स के लिए जहाँ पे आपको बहुत हाई स्पीड और कॉन्टिन्यूस बैंडविड्थ वाली रिक्वायरमेंट हो, पर स्मॉल ऑफिस में ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होगी हमें। ISDN नो, तो यस, केबल मॉडेम के थ्रू आप बहुत अच्छे से इंटरनेट यूज कर पाते हैं। यस, ऑफिसेज में भी आप केबल मॉडेम यूज करते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर्स द फॉलोइंग ACL इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, अच्छा क्या करना चाह रहा है, प्रिवेंट डिवाइसेस ऑन दिस सबनेट, तो ये हमारा है ये वाला। तो कुछ भी नंबर ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं यहाँ पे, ओके, पूरे नेटवर्क को ही आपको ब्लॉक करना है। फ्रॉम एक्सेसिंग द सर्वर एट दिस साइड, सो यस, ये सर्वर है आपका ये वाला, तो ये आप चाहते हो कि ये इसको एक्सेस ना कर पाए, ओके। सोर्स, डेस्टिनेशन, तो लिस्ट क्या लगी है आपकी, देखिए जरा यहाँ पे, एक्सेस लिस्ट 100, डिनाई दिस नेटवर्क, ओके, होस्ट दिस हो गया, ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, फिर यहाँ पे परमिट किया आपने, ठीक है, ये अलग अलग लिखनी चाहिए थी, खैर मैंने एक ही लाइन में डाल दिया। तो अब ये क्या पूछता है कि वेयर शुड द एडमिनिस्ट्रेटर प्लेस दिस ACL फॉर द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। तो कहाँ पे लगाएं आप, सोर्स वाले राउटर पे लगाएं कि डेस्टिनेशन वाले राउटर पे लगाएं, इनबाउंड पे लगाएं कि आउटबाउंड पे लगाएं। तो आपकी ट्रैफिक कम से कम जनरेट होनी चाहिए, तो मैं तो कहूंगा कि इस राउटर पे लगाइए और इस इंटरफेस पे लगाइए, इन साइड पे, इनबाउंड पे। तो बिल्कुल इमीडिएटली जैसे ही आप ट्रैफिक जनरेट करेंगे वहीं के वहीं आप ब्लॉक कर देंगे। क्यों, आपको यहां तक या यहां तक भेजनी है ट्रैफिक, राइट। तो ये होना चाहिए आपके राउटर 0 के FA 0/0 पे, इन पे, ओके। तो देख लीजिए उसके हिसाब से कौन सा आंसर है, राउटर 0 तो A और C हो सकता है, इनबाउंड 0/0, यस, तो A शुड बी योर राइट आंसर, ओके। 183, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, ट्रबल शूट कर रहा है OSPF कॉन्फ़िगरेशन को R1 राउटर पे और R2 राउटर पे, ठीक है। तो 2 राउटर हैं कोई भी, वन इज R1, वन इज R2, कनेक्टेड है, ओके। राउटर्स कैन नॉट एस्टेब्लिश एडजेसेंसी, ठीक है, मीन्स उनके अंदर नेबरशिप या एडजेसेंसी नहीं बन पा रही है। कॉमन ईथरनेट लिंक,
इथरनेट लिंक कॉमन है मतलब नेटवर्क कॉमन है, ठीक है। ग्राफिक नीचे देखिए जरा, शो IP OSPF इंटरफेस इथरनेट 0, ये आउटपुट है इस इथरनेट 0 इंटरफेस की, ठीक है। तो एक R1 की है, एक R2 की है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, मतलब रीजन क्या है ये प्रॉब्लम होने का। तो हमें याद हो, अगर आपको नेबरशिप की कुछ कंडीशंस होती थी, क्या क्या कंडीशन है, सेम सबनेट, सेम एरिया, सेम डेड इंटरवल, सेम हेलो इंटरवल, सेम MTU, सेम ऑथेंटिकेशन। चलिए यहाँ पे ट्राई करते देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास। एक तो पहला दे रहा है मेरे को एरिया, यहाँ पे देखेंगे ना आपको कंफ्यूजन ज्यादा आएगी, तो आंसर के हिसाब से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे मत देखिए एक क्या क्या चीजें कंपेयर करेंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। एरिया इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपरली, अच्छा तो एरिया में चेक कर लेता हूं। R1 पे लिंक पे एरिया क्या है 0, R2 पे एरिया क्या है 0, तो यस ये प्रॉब्लम नहीं है, सेम एरिया है। अच्छा ये तो दोनों सेम लिख दिए मैंने। कॉस्ट ऑन R1 शुड बी सेट हायर, R1 पे कॉस्ट 10, इस पे 10, और इसका वैसे कोई लेना देना है ही नहीं, आप इसको सीधा छोड़ दीजिए, क्योंकि कॉस्ट कभी भी आपको मैच करनी ही नहीं होती नेबरशिप कंडीशंस के लिए। हेलो एंड डेड टाइमर्स आर नॉट कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपरली, अच्छा हेलो एंड डेड ये इशू हो सकता है, बहुत बार ये रीजन होता है। हेलो 5 डेड 20 है, ये देखिए हमें आंसर मिल गया। यहाँ पे डेड चेक करने की जरूरत भी नहीं है, एक ही अगर गलत है तो इसका मतलब नेबरशिप नहीं होगी, एडजेसेंसी आपकी ब्रोकन होगी वहाँ पे। सो ये आपका एक राइट आंसर है। DRBDR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोसेस ID का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम भी हो सकती है प्रोसेस ID तो, और डिफरेंट भी हो सकती है। फिर क्या बोलता है कि राउटर R5 मस्ट सेंड ऑल ट्रैफिक, R5 को सारे के सारे ट्रैफिक भेजनी है विदाउट अ मैचिंग राउटिंग टेबल एंट्री। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन मिले ना आपको कि आपको कोई एंट्री मैच ही नहीं करनी, इसका मतलब उस केस में आपको क्या यूज करना होता है, डिफॉल्ट। आप याद रखिएगा इस वाले को, डिफॉल्ट रूट यूज करना है, बस सिंपल सा डिफॉल्ट रूट की कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। अब इसमें तो नहीं लिखना नहीं होता डिफॉल्ट रूट, ये हो ही नहीं सकता डिफॉल्ट रूट में, तो 0 0 यूज करते हैं। नेक्स्ट हॉप बाद में आता है और डेस्टिनेशन और मास्क पहले आते हैं, तो यस C शुड बी द राइट आंसर। IP रूट, एनी IP और एनी डेस्टिनेशन, एनी मास्क एंड नेक्स्ट हॉप IP, so C should be the right answer. Okay. Refer to the exhibit. अच्छा exhibit तो हमने दी नहीं है यहाँ पे। Anyway, which rule does the DHCP server use when there is an IP? देखिए ये क्वेश्चन बहुत दफा मिलेगा आपको, बहुत बार मिलेगा। इसका मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको। मान लो ये आपने क्या DHCP पूल बनाया हुआ है, इसके अंदर कुछ भी XYZ IP हो सकती है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, बहुत ज्यादा मिलियंस IP या फिर हंड्रेड्स ऑफ IP जैसे क्लास C में होती है। पर anyway, एक डिवाइस ने IP ले ली, मान लीजिए आपने नेटवर्क दे दिया 10.0.0.0 का, इस पे IP है 10.0.1। देखिए गेटवे वाली जो IP होती है ना स्पेशली, उसमें बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि गेटवे पे भी कॉन्फ़िगर कर रखी है आपने और वो कोई क्लाइंट भी उसी से स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो IP थी इसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ये बोल रहा है मैं यूज कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि मैं यूज करना चाहता हूँ। और याद हो अगर आपको IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, वो हम इसीलिए यूज करते हैं कि IP एड्रेसेस के कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना आए। बट एनीवे कोई भी XYZ रीजन की वजह से अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पूल में से ना वो IP हटा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 10.1 के ऊपर लड़ाई थी सारी की सारी, तो DHCP क्या करेगा, अपने पूल में से ये IP ही हटा देगा, भाई कि पहले ही इसके ऊपर विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, तो मैं अभी अपने पूल में इसको नहीं रखना चाहता, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हो सकता है कोई और भी इस IP को यूज करना चाहे, तो वो उस IP को अपने पूल से बिल्कुल हटा ही देगा। कब तक, जब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता है आपका। तो अब इस तरह का आंसर देख लीजिए, यही मिलेगा इसमें। यस, पहला ही आंसर लग रहा है मेरे को तो, ठीक है। तो एड्रेस इज रिमूव्ड फ्रॉम द पूल अंटिल द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, एंड जनरली आप देखेंगे मेनली ये नेटवर्क एडमिन को ही रिजॉल्व करना होता है खुद से मैनुअल। ओके, विच WPA3, तो WPA1 एक हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, WPA2 एक हमारे पास है, WPA3 हमारे पास है वायरलेस, और नॉट वायरलेस एक्चुअली वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड लेटेस्ट और कौन सा आपका वर्जन 3। ओके, कह रहा कि एनहांसमेंट जो है ये, ओके वाई एनहांसमेंट, क्योंकि ये इसके बाद आया है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है हैकर्स जो आपके ट्रैफिक देखना चाहते हैं वाईफाई नेटवर्क पे। क्यों, क्योंकि जो आपकी ट्रैफिक एयर में है ना, तो एनीबडी जो भी आपका आसपास उस रेंज में है आपके एक्सेस पॉइंट के, तो कोई भी उस फ्रेम को इंटरसेप्ट कर सकता है। उससे बचाने के लिए इसका सिंपल सा आप आंसर याद रखिए, ये WPA3 के बारे में पढ़ेंगे ना, SAE साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स,
ये पर्टिकुलरली याद रखना है, ये एक स्पेशल फीचर है, WPA3 में ही यूज होता है ये। ओके, दैट इज साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स, SAE, ये सब अलग है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड TACACS, टकैक्स? सो रेडियस एंड जो टकैक्स ये है, ये किस लिए यूज किए जाते हैं आपके, आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, पर मैं इसको टकैक्स करके ही बोलता हूँ, टकैक्स प्लस, या वैसे कुछ लोग इसको TACACS करके ही बोलते हैं। एनीवे, तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी है पहली बात, और ये आपका ओपन सोर्स है। दूसरा, ये यूज क्यों करते हैं, ये होता है मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको याद करिए, वायरलेस कंट्रोलर जब हमने यूज किया था WLAN में, तो वो क्या करता है, जो भी उसके अंदर क्लाइंट्स हैं जो उस नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं, उस वायरलेस नेटवर्क को एक्सेस पॉइंट्स के थ्रू, उनको आप ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं पहले। अब वो ऑथेंटिकेशन आप इंडिविजुअली करवाएंगे, आपके पास 10,000 यूजर्स हैं, तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक AAA सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कब, जब आपको पर्सनल सिक्योरिटी यूज ना करके एंटरप्राइज सिक्योरिटी यूज करनी है। तो एंटरप्राइज सिक्योरिटी में आपको 802.1x प्रोटोकॉल सेट चूज करना रहता है, जो EAP प्रोटोकॉल पे काम करता है, और उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एक AAA सर्वर की। AAA सर्वर दो आपके पास सॉल्यूशंस है, एक ओपन सोर्स रेडियस वाला, एक सिस्को का है ये वाला। बेहतर ये है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसके अंदर नहीं है। अब वो फीचर में ही एक क्वेश्चन आया है कि इनके अंदर एक डिफरेंस, अच्छा इनमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। मैंने क्या किया है आपकी सहूलियत के लिए, आप देखिए जरा, ये एक टेबल है पूरी, ये डिफरेंसेस आप लिख लेना। इस क्वेश्चन में तो एक डिफरेंस होगा, पर कोई भी एक XYZ क्वेश्चन होता है, बट हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कोई भी एक डिफरेंस पूछ लेगा। 3 आपको डिफरेंसेस देगा अलग अलग, जो गलत होंगे, और एक देगा जो सही होगा। पहला क्या है, आप देखिए, जो रेडियस है उसके अंदर आपका देखो AAA मतलब क्या हुआ, एक आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और एक अकाउंटिंग। पहले वो पूछेगा ओके कि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, आप डालेंगे, फिर वो सर्वर से पूछेगा क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड सही है, अगर सही है तो इसको एंट्री दे दो, एंट्री दे दी, यूज करने लगा वायरलेस नेटवर्क। फिर उसके लॉग फाइल्स बनती है, किस टाइम पे किस यूजर ने कितने समय तक क्या क्या किया है, ताकि वो जवाब दे रहे। बाद में अगर कुछ भी XYZ किया होगा उसने, तो उसको आप पकड़ सके, पूछ सके कि हाँ जी आपके सेशन में ये वाली चीजें हुई थी, बताइए आपने ये एक्सेस क्यों किया, जबकि हमने आपको परमिट नहीं किया था। कोई XYZ रीजन हो सकता है, कोई ऐसी वेबसाइट हो सकती है जो आपने अपनी पॉलिसी में डाल रखा है कि भाई इस तरह की वेबसाइट नहीं खोलनी, और ये कोई अगर ओपन करता है तो यस यू कैन आस्क देम। जैसे बहुत सारी कंपनीज में क्या रहता है, कुछ पॉलिसी है कि भाई आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से ना कोई मेल नहीं कर सकते, आप हमेशा ऑफिशियल मेल आईडी यूज करेंगे। पर अगर किसी ने पर्सनल से किया है तो आप सोचिए, आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे वो लॉग फाइल, वो अकाउंटिंग डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं पर यूजर पर सेशन। ओके, तो ये जो सिस्को प्रोप्राइटरी टकैक्स है, इसके अंदर तीनों अलग अलग होते हैं, ऑथोराइजेशन, आपका ऑथेंटिकेशन और अकाउंटिंग। इसमें क्या है, दोनों को कंबाइन करके सिंगल स्टेप में डालते हैं रेडियस के अंदर, और यही उस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये जो है आपका क्यों TACACS जो है आपका टकैक्स है, जो सिस्को वाला, ये बेहतर है क्योंकि इसमें रेडियस में सिर्फ पासवर्ड इनक्रिप्ट होता है, पर इसमें जो क्या है आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ, मीन्स आपकी कंप्लीट इंक्रिप्शन चलती है इसके अंदर। और इसमें क्या है आपका, ठीक है ये पॉइंट आप अभी फिलहाल के लिए छोड़िए। वैसे लिखा क्या हुआ है, रिक्वायर ईच नेटवर्क डिवाइस टू कंटेन ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सेंट्रल मैनेजमेंट फॉर ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपका क्या है, जनरली इस पॉइंट को आप रिलेट करिए इससे, और इस पॉइंट को आप रिलेट करिए इस वाले पॉइंट से। ये किसके लिए है, सब्सक्राइबर AAA के लिए, कि जो एंड यूजर्स है ना जनरली, इसीलिए आप देखेंगे हम ये प्रेफर, WLC की भी जब हमने प्रैक्टिकल किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि रेडियस को प्रेफर करते हैं आप लोग। क्यों, क्योंकि एंड यूजर के ऑथेंटिकेशन के लिए आप ये, इसमें क्या है पर यूजर ऑथेंटिकेशन होती है, इसमें क्या है पर डिवाइस ऑथेंटिकेशन होगी, ठीक है। तो ये एक रीजन रहता है, ये एक सबसे बड़ा रीजन भी है एक्चुअली, जो रेडियस को प्रेफर करते हैं लोग इसके कंपैरिजन में। तो ये डिजाइन होता है आपका AAA को ही एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, और ये होता है आपके सब्सक्राइबर जो यूजर्स हैं, एंड यूजर्स हैं। इसमें लॉगिंग नहीं होती, इसके अंदर लॉगिंग चलती है। और इसमें क्या है आपका मिनिमल वेंडर सपोर्ट फॉर ऑथराइजेशन, यस इसमें ये थोड़ा सा है। इसमें क्या है, आप सारे के सारे वेंडर इसको सपोर्ट करते हैं। एक ये है आपका UDP, इस पे चलता, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये किस पे काम करेगा,
टीसीपी पे और पोर्ट नंबर 49 पे, ये चलता है यूडीपी पे और ये पोर्ट नंबर दिए हुए हैं आपके। तो अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं हम कि क्या पूछा हुआ है आपसे। मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डायल ऑथेंटिकेशन बट मल्टीपल टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन। नो, ऐसा कुछ नहीं है। एनक्रिप्ट ओनली पासवर्ड एंटायर पे, तो ये उल्टा है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, जो हमने अभी देखा था उस स्लाइड में या इमेज में। सेपरेट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन एंड रेडियस मर्जेस देम। यस, ये है आपका एक एग्जैक्ट आंसर। तो इसमें क्या दोनों एक साथ काम करते हैं, सॉरी सेपरेटली काम करते हैं, और रेडियस में ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ये इतना टाइम क्यों स्पेंड किया मैंने इस वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि पहली बात तो ये एक क्वेश्चन आना ही आना है, और दूसरा इनमें डिफरेंसेस पूछा है कि सिमिलैरिटीज पूछी है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो एक बार इस वाली इमेज को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये पॉइंट सारे के सारे लिख लीजिएगा, इसलिए हमने इतना टाइम स्पेंड किया है। ओके, विच टू आउटकम्स आर प्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स फॉर एचएसआरपी। एचएसआरपी के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो ये देख लीजिए जरा एक बार, रिपीटेड है या कुछ अलग है। टू राउटर्स नेगोशिएट वन राउटर एज द एक्टिव एंड, तो रिपीटेड ही लग रहा है मुझे। एक राउटर किसकी तरह काम करता है, एक्टिव की तरह, और एक काम करता है किसकी तरह, स्टैंड बाय की तरह। ठीक है, दो राउटर्स शेयर सेम आईपी, सही है। डिफॉल्ट गेटवे, सही है। ट्रैफिक इज लोड बैलेंस, नो। एचएसआरपी में ट्रैफिक लोड बैलेंस नहीं होती, जीएलबीपी में होती है सिर्फ, ना एचएसआरपी में होती ना वीआरआरपी में होती। टू राउटर्स सिंक्रोनाइज कॉन्फ़िगरेशंस टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट पैकेट, नो। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ये राउटर भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, ये राउटर भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, नहीं। एचएसआरपी वीआरआरपी में क्या होता है कि या तो ये करेगा या ये वाला करेगा, वन जो एक्टिव है सिर्फ वही। ईच राउटर हैज अ डिफरेंट आईपी एड्रेस, नो। जब आप एचएसआरपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो पहले पे अगर आपने आईपी दिया है 1.1.1.1 जो वर्चुअल आईपी है, तो दूसरे पे भी सेम होगा, नो, तो डिफरेंट नहीं होगा। टू राउटर्स शेयर अ वर्चुअल, यस, शेयर ए वर्चुअल आईपी, सिंगल। अब देखिए दो चूज करने थे, तो ए एंड ई, ये दो मेरे आंसर राइट होने चाहिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं, एक राउटर है EIGRP, उसके ऊपर चल रही है, कुछ रूट लर्न किए उसने, टू डिफरेंट पाथ, एक ये पाथ है एक ये पाथ है। ओके, विच पैरामीटर डज द राउटर यूज, अच्छा इसमें ये पढ़ना ही नहीं था, बस सिंपल ये लाइन पढ़ो। कौन सा पैरामीटर यूज करता है EIGRP बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए? हमेशा ये EIGRP नहीं, चाहे कोई मर्जी प्रोटोकॉल हो, हमेशा क्या होगा, मैट्रिक। मैट्रिक के बेस पे वो बेस्ट पाथ। EIGRP की मैट्रिक क्या है, कॉस्ट, किस पे डिपेंड करती है, आपकी बैंडविड्थ पे और डिले पे। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी कॉस्ट, मान लो यहाँ से 15 है, इस पे 25 है, तो ये बेस्ट होगा, ये सेकंड बेस्ट होगा। ओके, एक इंजीनियर कॉन्फ़िगर करता है OSPF एज ए DR डेजिग्नेटेड राउटर। विच स्टेट वेरीफाइज द DR इन द प्रॉपर मोड। DR के साथ जितने भी राउटर होंगे आपके, वो किस स्टेट में रहते हैं, हमेशा फुल स्टेट में। अगर आपको OSPF फाइनाइट स्टेट मशीन्स याद है तो 7-8 स्टेजेस हो सकती है। तो जो DR है और एक बनता है BDR, और बाकी रहते हैं DR अदर्स। तो ये जो इनके साथ रहेगी स्टेट आपकी हमेशा फुल स्टेट, मीन्स आपकी फुल नेबरशिप, फुल एडजेसेंसीज, पूरे LSAs वगैरह सब एक्सचेंज करेंगे आप। लेकिन जो एक DR अदर और दूसरा DR अदर है, उनके बीच में फुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको कोई LSAs एक्सचेंज नहीं करने, सिर्फ हेलो पैकेट्स एक्सचेंज करने। इसके लिए आप किस स्टेट में है, 2 वे स्टेट के अंदर रहते हैं। तो यस, इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका, फुल। किसकी बात हो रही है, DR की। अगर DR अदर पूछता कि एक DR अदर दूसरे DR अदर के साथ किस स्टेट में रहता है, तो दैट शुड बी 2 वे। चलिए, एक राउटर है OSPF पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, डिफॉल्ट रूट भी कॉन्फ़िगर कर दिया इस कमांड से। अच्छा, इस कमांड में कुछ खास दिख रहा है आपको, IP रूट, डेस्टिनेशन, मास्क, नेक्स्ट होप, और यस। तो ये किस तरह का रूट है, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट, रिमेंबर, जिसमें आपने देखिए, वैसे स्टैटिक या डिफॉल्ट जो भी आपकी राउटिंग है उसकी AD वैल्यू कितनी होती है, 1, और OSPF की कितनी होगी, 110। तो प्रेफर्ड कौन सी होगी, ट्रैफिक की है। तो OSPF यूज ना करके आप किसको यूज करेंगे, इस डिफॉल्ट या स्टैटिक रूट को, स्टैटिक डिफॉल्ट रूट को। पर यहां पे आपने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। एक तरह से ये क्या है, आपका बैकअप रूट होगा डिफॉल्ट वाला, कि जब OSPF में प्रॉब्लम है इसकी राउटिंग में, तब आप इसको यूज करें। तो राउटर को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि इसको इग्नोर करता रहेगा तब तक जब तक कि आपके लिए सिर्फ यही एकमात्र पाथ ना बच रहा हो, मीन्स कि OSPF में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, इस तरह कोई ऑप्शन है क्या आपके पास,
स्टार्ट सेंडिंग ट्रैफिक विदाउट, नो। इमीडिएटली रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग ओएसपीएफ रूट, नो। लोड बैलेंसिंग, नो, लोड बैलेंस नहीं करेगा कभी भी। तो न्यू स्टैटिक रूट को ये इग्नोर कर देगा अंटिल एग्जिस्टिंग ओएसपीएफ डिफॉल्ट रूट इज रिमूव्ड, या रिमूव नहीं किया गया या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर तब तक। तो यस, ये आपका होना चाहिए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द वेटेड रैंडम अर्ली डिटेक्शन मैकेनिज्म? WRAD, ये एक मैकेनिज्म यूज होता है आपका टीसीपी यूडीपी। जब आप यूज करते हैं, यूडीपी में तो खैर ऐसा कोई सीन है नहीं, टीसीपी में आप क्या करते हैं, कनेक्शन मेंटेन करते हैं और एक टर्म आती है विंडोइंग, अगर आपको याद है तो। विंडोइंग में आप क्या करते हैं कि जो आपका डेटा ट्रांसफर कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो उसका साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए ये सर्वर, ये क्लाइंट, सर्वर इसको भेज रहा है कि भाई मैं पर सेकंड 50 पैकेट्स आपको, सेगमेंट्स आपको भेज सकता हूँ। ये कहेगा बॉस मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरे पास इतनी रैम, मेरा बफर साइज नहीं है, मैं सिर्फ 20 एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो आप इस साइज को कम कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे ओके। तो वो जो 3-वे हैंड शेकिंग है, इनिशियल जो ये वैल्यू है आप शुरू में ही उसको सिंक करके चलते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में, बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक और मैकेनिज्म आता है आपका रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए और आपकी जो पैकेट लॉसेज है ना, परफॉर्मेंस है जो नेटवर्क की, उसको बढ़ाने के लिए। तो इट सपोर्ट्स प्रोटोकॉल डिस्कवरी, ऐसा कुछ नहीं है हमारा इसके अंदर। गारंटीज द डिलीवरी ऑफ हाई प्रायोरिटी पैकेट, तो गारंटी की बात तो नहीं करते हम, खैर ठीक है। टीसीपी के कंपैरिजन की बात कर रहे तो मे बी। चलिए और देखते हैं कोई स्पेसिफिक आंसर। It can identify different flows with a high level of granularity. Okay. It can mitigate congestion by preventing the queue from filling up. जी बिल्कुल, WRAD के बारे में अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक स्पेसिफिक सा फीचर है इसका, ये वाला स्पेशली लिखा मिलेगा। कभी भी WRAD को गूगल करना तो उसमें लिखेगा कि ये कंजेशन को कम करता है। कैसे? कि जो क्यू बढ़ रही थी ना आपकी, उस क्यू को ये फिल ही नहीं होने देता है। ठीक है, कैसे करेगा उसको? ये आपके सेंडर को बोलेगा कि जो विंडो का साइज है बॉस उसको कम करिए, मेरे इधर पे बफर का साइज कम पड़ रहा है और क्यू का साइज बढ़ता जा रहा है। तो वो उधर से क्या करेगा, नंबर ऑफ पैकेट आपके 1000 से 10 पे भी ला सकता है, 1 पे भी ला सकता है, 0 भी हो सकता है, इस तरह से। तो यस, इस तरह से आप क्या करेंगे, उस क्यू को फिलअप होने से बचाते हैं। कैसे? इस साइज को कम करके, विंडो साइज को कम करके। एक तो ये ऑप्शन हुआ आपका। नेक्स्ट देखते हैं, इट ड्रॉप्स लोअर प्रायोरिटी पैकेट्स। यस, अगर इसको इन केस, बिल्कुल जब बोलते हैं ना कि वर्स्ट केस सिनेरियो में पैकेट्स ड्रॉप भी करने पड़े तो कौन से करेगा? लो प्रायोरिटी वाले, ना कि हायर प्रायोरिटी वाले। सो यस, डी एंड ई शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कई बार होता है ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे आंसर सही लगते हैं, तो यहीं पे फिर फंसने वाली बात होती है। एक्सपीरियंस यही काम आता है और बहुत सारी प्रैक्टिस यही काम आती है जाके। एक दो बार क्वेश्चन पढ़े होंगे ना तो आपको सारे आंसर सही लगेंगे, और बार बार अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा तो आपको याद रहेगा, हाँ जी ये ज्यादा सेंस बनाता है आंसर और इसकी सेंस कम बनती है। और किस तरह से वेटेज देंगे आप, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये 70-30, ये 30-70, तो 70-30 वाले को आप चूज करेंगे इन केस ऑफ 30-70 प्रायोरिटी। ओके, विच कमांड प्रिवेंट्स पासवर्ड फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन एज प्लेन टेक्स्ट? तो बहुत पुराने टाइम का ये कॉन्सेप्ट है। आप देखिए सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन का, कि जब आप इनेबल पासवर्ड लगाते थे तो वो एज इट इज स्टोर होता था। उसको इंक्रिप्ट करने के लिए सिस्को ने अपने iOS में ये कमांड की सपोर्ट दी थी, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो चाहे वो टेलनेट का पासवर्ड हो, चाहे आपका यूजर पासवर्ड हो, अगर कोई अनइनक्रिप्टेड पासवर्ड था तो इससे आप उसको इंक्रिप्ट कर सकते थे। What are two enhancements that OSPF v3 supports over OSPF v2? v3 means जो OSPF है IPv6 के लिए, और v2 means जो OSPF है आपका IPv4 के लिए। अच्छा, क्या एनहांसमेंट है, क्या बेहतर फीचर है आपके v6 वाले में इन कंपैरिजन टू v4? ओके, यहां पे अगर आप देखेंगे, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ ARP। नो, ARP तो किसमें चलता है? सिर्फ v4 में। सपोर्ट मल्टीपल IPv6 सबनेट्स ऑन ए सिंगल लिंक। यस, ये हमने बात की थी IPv6 के अंदर। मान लीजिए ये दो राउटर्स हैं, ये FA 0/0, 0/0, यहाँ पे IPv4 अगर डालते हैं 10.1, इधर 10.2,
अब इसी इंटरफेस पे अगर आप 20.1 कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं तो ये हट जाएगा, ये वाली आईपी इसको रिप्लेस कर देगी। पर अगर आप कर रहे हैं सेम केस IPv6 के अंदर, इसका मतलब आपने यहाँ पे 2001 IPv6 में डाल दिया 1/64, ऐसे ही आपने 2001 और एक और आईपी डाल दिया यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क का, लेट्स से A:2। तो ये क्या करता है, सिंगल इंटरफेस के ऊपर एक से ज्यादा आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर कर सकता है। मींस एक इंटरफेस पे आप एक से ज्यादा सबनेट रख सकते हैं IPv6 के अंदर। सो यस, एक तो ये आपका हुआ बेनिफिट। सपोर्ट्स अप टू 2 इंस्टेंसेस ऑफ OSP v3 ओवर कॉमन लिंक। नहीं, ऐसा कहीं पे या तो वो एक ही से काम चलेगा सारा का सारा, क्योंकि सिंगल जितनी भी एंट्रीज होगी नेटवर्क की वो आप उसको सिंगल इंस्टेंस में रखेंगे OSPF के अंदर, या फिर अगर आपको इंस्टेंसेस ज्यादा करने हैं तो कोई 2 की लिमिट नहीं है, आप इतने सारे इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं सिंगल राउटर सिंगल नेटवर्क के अंदर। तो इट डजंट लुक लाइक द राइट आंसर टू मी। फिर क्या है, एक ही बचा, यही होना चाहिए फिर तो आपका B and D, क्योंकि 2 चूज करने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए जरा एक बार। ड्रैग एंड ड्रॉप थ्रेट मिटिगेशन टेक्निक्स की बात हो रही है आपकी। ओके, फ्रॉम लेफ्ट ऑन द टाइप्स ऑफ थ्रेट। ओके ओके, ठीक है। तो क्या बोलता है, जैसे कॉन्फ़िगर VACL, जो आपकी VLAN ACL है, आप क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? अनवांटेड BPDU, चलिए पहले एक बार सारे ऑप्शन इधर देख लीजिए। कॉन्फ़िगर रूट गार्ड, ओके, डायनामिक ARP इंस्पेक्शन, ओके, BPDU गार्ड। चलिए, तो वैसे मैं थोड़ा बता दूं आपको, जो VLAN ACLs है ना, वो एक अटैक आता है डबल टैगिंग का, उसको रोकने के लिए यूज की जाती है। ठीक, पहले एक बार मैच कर ले, बताऊंगा आपको कि क्या होती है डबल टैगिंग एंड ऑल। रूट गार्ड आप क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? ताकि आप सुपीरियर BPDUs रिसीव ना करें किसी स्विच पे, ताकि वो जो स्विच ऑलरेडी रूट बना हुआ है और अगर किसी दूसरे स्विच पे आपको सुपीरियर BPDUs रिसीव होते हैं तो वो क्या बनेगा आपके लिए, नया रूट। और ऐसा आप नहीं चाहते, आप अपनी स्पैनिंग ट्री की हायरार्की को ब्रेक नहीं करना चाहते। कोर स्विच अगर आपका रूट था तो आप उसी को रूट चाहते हैं हमेशा, या फिर कोई अटैकर रूट बनने की कोशिश करता है तो आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, नेटवर्क में रूट गार्ड्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, याद करिए। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए ये वाला। फिर आप DAI क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी बात की थी, वो था मैन इन द मिडल अटैक को रोकने के लिए। तो वो किस तरह के अटैक हैं आपके? ARP स्पूफिंग के अटैक हैं। BPDU गार्ड क्यों यूज करते हैं हम? ताकि जिस स्विच पे हमने एज पोर्ट्स पे जो एंड डिवाइसेस कनेक्ट है उस पे STP की परफॉर्मेंस को फास्ट करने के लिए हमने क्या किया था कि वो पोर्ट डायरेक्टली ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में आ जाए, उसको STP की स्टेट से ना गुजरना पड़े। तो उस पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया था पोर्ट फास्ट। अब वो पोर्ट फास्ट पे हमने BPDU गार्ड क्यों इनेबल किया था कि कल को गलती से मान लीजिए जिस पोर्ट पे ये पोर्ट फास्ट इनेबल्ड है उस पे आपने अगर स्विच लगा दिया, ट्रंक कर दिया, तो लूप बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि BPDUs रिसीव करेगा वो। तो BPDU गार्ड इनेबल करने का मतलब है कि आप BPDUs को रिसीव ही नहीं करेंगे उस इंटरफेस पे, और वो अगर रिसीव करता है BPDUs को तो उसको एरर डिसेबल की स्टेट में डाल देगा। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्शन है लूपिंग को रोकने के लिए आपके एज इंटरफेसेस पे जो आपके डिवाइसेस कनेक्ट है एंड डिवाइसेस से, स्विच के पोर्ट। ओके, फिर बचता है VACL, ये इसका है। डबल टैगिंग के लिए मैंने आपको एक यहाँ पे ना एक इमेज देके रखी है, इसको देखिए जरा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बिल्कुल। ये कोई अटैकर है और आपके नेटवर्क में एक VLAN है 20, ठीक है, और वो VLAN 20 के पीसीज पे डिवाइसेस पे अटैक करना चाहता है कोई, ठीक है। तो ये इसको ट्रंक की तरह से इंपर्सोनेट कर सकता है। ये क्या करेगा, मेरे पास कुछ डेटा है, कोई मलिशियस कोड हो सकता है, कोई आपका ट्रोजन हॉर्स, कोई वायरस हो सकता है, ये आपको इधर ट्रांसफर करना है और आपको जाना किस VLAN में, उसके लिए VLAN 20 में। अब इसको पता है कि भाई जब भी स्विच रिसीव करता है ना किसी भी फ्रेम को, वो क्या चेक करेगा, उसकी VLAN ID चेक करेगा। अच्छा, तो मतलब क्या है, जो पहले एग्जिस्टिंग फ्रेम है या टैग्स है उनको स्ट्रिप करेगा, हटाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन ट्रंक लिंक पे आप किस VLAN में भेजना चाहते हैं वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। पर एक नेटिव VLAN में हम क्या करते हैं, कई बार ना डबल टैगिंग यूज करके इसको होप करने की कोशिश करते हैं, मीन्स की होपिंग कॉन्सेप्ट यूज करके ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कैसे? VLAN 20 जहां पे आपको भेजना है डाटा, उसके साथ आपने VLAN 10 भी डाल दी। क्यों 10? क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इस ट्रंक लिंक पे नेटिव VLAN कौन सी है, VLAN 10 है। तो जब आप
इसके आगे भेजेंगे, आपको पता है कि नेटिव वीलन वाली पे कोई टैग नहीं लगेगा, तो जैसे ही आपने ये हटाया इधर नेटिव वीलन देखी तो आपने इसको आगे एज इट इज भेज दिया, और ये स्विच रिसीव करके क्या करेगा, ओके किस वीलन के लिए, 20 के लिए, तो ये 20 वाले डिपार्टमेंट में 20 वाले पोर्ट्स पे फॉरवर्ड कर देगा, और अब ये जो चाहे वो कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका आता था, और ये कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था चैनल पे और टेलीग्राम पे भी कि ये डबल होपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है या डबल टैगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है 802.1q का। सो दिस इज दैट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, आप VLAN ACL VACL यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने CCNA में डिस्कस नहीं किया हुआ है, जस्ट ये तो बात चली है यहाँ पे तो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके एग्जिबिट देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, DAI का फीचर इनेबल कर रखा है, और किस पे, किस VLAN को हमने उसके अंदर रखा है, VLAN 2 को। ओके नो प्रॉब्लम, 0x1 इंटरफेस में गए, एक्सेस पोर्ट बता दिया, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 को हमने इस पोर्ट को VLAN 2 के अंदर डाल दिया। अच्छा अब जैसे VLAN 2 में डाला, DAI क्या करेगा, इस पोर्ट को किस में डाल देगा, अनट्रस्ट बिहेवियर में, कि आप इस पे जो भी डिवाइस लगेगा ना इस 0x1 इंटरफेस पे, आप उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है DAI का। अगर आप इसको ट्रस्टेड बनाना चाहते हैं तो वो पहली बात तो वो ट्रंक होगा और आपके DHCP की साइड जुड़ा होगा। जनरली ऐसे केसेस में रहता है, क्योंकि स्विचेस के ऊपर ही आपको DHCP सर्वर मिल जाए ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है, ये स्विच फिर दूसरा स्विच, कहीं पे जाके आपको DHCP सर्वर मिलते हैं फिर एंड में सर्वर रूम में। तो यस वी आर टॉकिंग अबाउट दो सिनेरियोज, इसीलिए ये क्या है, आपको ट्रंक लिंक मिलते हैं क्योंकि आपको बाकी VLANs भी कैरी करवानी है। तो एक्सेस पोर्ट तो जनरली नहीं मिलेगा आपको। तो जो ट्रस्ट पोर्ट है वो कैसा रहता है, आपका जनरल ट्रंक पोर्ट है। तो DAI क्या करेगा, आपके इस पोर्ट को किस में डाल देगा, अनट्रस्ट में। तो खैर वो एक्सेस हो या ट्रंक हो हमें नहीं मतलब है। तो जिधर भी आपका DHCP सर्वर जुड़ा होगा वो आपका ट्रस्ट बनेगा, बाकी सारे क्या बनेंगे, अनट्रस्टेड। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा ही कुछ मिलने वाला है आंसर हमें। स्विच पोर्ट रिमेन डाउन, नहीं डाउन तो नहीं होगा ना, स्विच का पोर्ट है, डाउन क्यों होगा, कोई ऐसी सिक्योरिटी, कोई पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है। तो वो तो क्या है, STP की स्टेट से गुजरने के बाद 30 to 50 सेकेंड आपके अप हो जाएगी। और STP तो चलता भी नहीं है वैसे, आजकल RSTP चलता है, विद इन सेकेंड्स अप हो जाते हैं इंटरफेसेस आपके। डिसेबल्ड बिकॉज, नहीं डिसेबल नहीं है, ये तो हमने इनेबल कर दिया है। पोर्ट इंटरफेस ट्रस्ट स्टेट बिकम अनट्रस्टेड, यस तो ये आंसर है जिसको हम ढूंढ रहे थे, अनट्रस्टेड वाला। ओके कौन सा ऑप्शन वैलिड है IPv6 एड्रेस के लिए, ठीक है। IPv6 के कुछ एड्रेसेस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से IP सही है मेरी IPv6। इसमें देखिए जरा 1 2 3 4 5, ठीक है। डबल कॉल, ओके देखिए डबल कॉलन कितनी बार आ गया है, 2 बार। इसका मतलब ये IPv6 वैलिड हो ही नहीं सकता। डबल कॉलन एक IP में सिर्फ एक ही बार आप यूज कर सकते हैं। ओके दूसरा, मेरी पहली कोशिश रहती है इनको गिनने की, 1 2 3 4 5 6, जैसे यहीं पे देखिए इसमें सिर्फ 6 पार्ट्स हैं और होने कितने चाहिए टोटल, 8। हर एक कितने का होना चाहिए, 16 बिट्स का। तो इसीलिए टोटल IPv6 कितने बिट का बनता है, 128 बिट। तो यहाँ पे तो सिंपल 8 पार्ट्स होने चाहिए थे, सिर्फ 6 है, तो ये भी गलत है। FAC 0 1 2 3 4 कोलन, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, WXYZ, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। आप A to F ही यूज कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में, XYZ नहीं, तो गलत। यही बचा, ये आपका राइट आंसर है। ओके विच 3 आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IPv6 एनीकास्ट। एनीकास्ट का फीचर हमने IPv6 एड्रेसिंग के अंदर डिस्कस किया था, फिर भी थोड़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये स्पेशल फीचर है आपका सर्वर्स के लिए, जैसे फेसबुक, गूगल, ऐसी कंपनीज, जैसे एंटरप्राइजेस जिनके बहुत सारे सर्वर्स हैं वर्ल्ड वाइड, और वो क्या चाहते हैं कि जो लोकेशन से आपकी रिक्वेस्ट आई है, मान लीजिए ब्राज़ील से कोई रिक्वेस्ट आई है गूगल के किसी सर्वर को एक्सेस करने के लिए, और फिर कोई रिक्वेस्ट आई है इंडिया से, ठीक है। अब जनरली बहुत बार सब ऑप्टिमल राउटिंग होती है, थोड़ा सा ध्यान देना इस वाले वर्ड पे, सब ऑप्टिमल राउटिंग। अब देखिए सर्वर्स तो सारे के सारे हैं, रिप्लाई ये भी कर सकता है, रिप्लाई ये भी कर सकता है, रिप्लाई ये भी कर सकता है। तो बेहतर कौन सा होगा, जहां से आपका डिले कम हो या डिले ज्यादा हो, कम वाला ना। तो आप चाहेंगे कि जो नजदीकी सर्वर है वही आपको रिप्लाई करे, ये वाले नहीं। ऐसे ब्राजील वाला चाहेगा कि ये रिप्लाई करे, ये वाले ना करे। उसके लिए IPv4 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, पर जब IPv6 हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे और डिजाइन कर रहे थे तो हमने एक टाइप का एड्रेस डाल दिया इसके अंदर स्पेशली, दैट इज एनीकास्ट। 1 2
नियरेस्ट या क्लोजेस्ट। ये क्या करते हैं, जैसे सेम आईपी यूज करते हैं आप इसमें, सेम सेम सेम, एनीकास्ट की आईपी हमेशा क्या होती है, सेम। अब जो भी इसको नजदीकी सर्वर देखेगा वही इसको रिप्लाई करेगा। तो यस, IPv6 का ये जो एनीकास्ट का मतलब क्या हुआ, वन टू नियरेस्ट, नॉट वन टू मैनी, वन टू नियरेस्ट, दिस वन, नॉट वन एनी टू मैनी। तो कितने चूज करने हैं आपको, 3 ना, ओके। एक तो नियरेस्ट रहेगा आपका, यूनिक IPv6 एड्रेस फॉर ईच डिवाइस, यस, कितने मर्जी सर्वर हो आपके, सिंगल आईपी एड्रेस यूज करेंगे, सेम आईपी एड्रेस, IPv6 वाला। सेम एड्रेस फॉर मल्टीपल डिवाइसेस इन द ग्रुप, सो यस, आप देख लीजिए 3 ही चूज करने थे, आपका क्या रहेगा, B, D एंड E। अच्छा, B, D, तो एक बार देखिए जरा दोबारा ध्यान से, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है यहाँ पे। तो डाउट कहां पे लग रहा है, देखो मैं अपने ही आंसर में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। डी और ई को एक बार देखिए जरा, यूनिक IPv6 सेम एड्रेस, तो यूनिक का मतलब मुझे लगा था सेम वाला, नहीं, यूनिक क्या होता है कि इस पे अगर .1 है, इस पे .2, .3, थोड़ा सा जब टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो इजी वाले पे ध्यान नहीं जाता, होता है ना कई बार, तो ये वही हो रहा है हमारे साथ। यूनिक नहीं होना चाहिए आईपी, एनीकास्ट का मतलब सेम होना चाहिए एड्रेस हर एक डिवाइस के लिए, है ना। तो यस, डी नहीं, ई आंसर है। और एक और चूज करना है, डिलीवरी ऑफ पैकेट्स टू द ग्रुप इंटरफेस दैट इज क्लोजेस्ट टू द, यस वही है, वन टू नियरेस्ट। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है, फ्लो में ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर वाले क्वेश्चन सही अटेम्प्ट हो रहे हैं और नीचे आके किसी में गड़बड़ कर दी जल्दबाजी के चक्कर में। तो ये यस, ये भी थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान रखने वाली बात है एग्जाम में। ओके, रेफर टू द एग्जिबिट विच 2 स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरफेस। कोई इंटरफेस दिया, उसकी आउटपुट है, तो कौन सी 2 आउटपुट्स ट्रू है, 2 स्टेटमेंट ट्रू है आपकी। चलिए, सिक्योर अप है और ये आपका वॉयलेशन मोड क्या है, प्रोटेक्ट में है, ठीक है। एजिंग टाइम 5 मिनट्स है और मैक्सिमम मैक एड्रेस कितने, 3, टोटल मैक एड्रेस 3 और स्टिकी मैक एड्रेसेस कितने हैं, 2। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए जरा, आपको अलाउड कितने हैं मैक एड्रेसेस, 3, और कॉन्फ़िगर्ड मतलब आपने स्टैटिकली कितने कॉन्फ़िगर्ड किए हैं, 1, और स्टिकी से कितने लर्न करवाए आपने, 2, तो टोटल कितने बने, 2 + 1 3। ओके, लास्ट मैक एड्रेस कितना है आपका, ये वाला। तो लास्ट मैक एड्रेस जब आपने स्टिकी से ये लर्न कर लिया होगा तो इसका मतलब एक और आपके पास चांस बचा होगा स्टिकी से लर्न करने का, एक आपने कॉन्फ़िगर कर दिया होगा। चलो मैं थोड़ा ये गैस कर रहा हूं, आंसर देखते हैं एक बार क्या होगा। तो द लर्न मैक एड्रेसेस आर डिलीटेड आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी। तो एजिंग की बात कर रहा है, यस, एजिंग टाइम सेट है क्या यहाँ पे, यस 5 मिनट्स, और टाइप क्या है, इनएक्टिविटी। 5 मिनट तक अगर कोई डिवाइस इनएक्टिव रहता है तो उसकी मैक एंट्री क्या है, डिलीट कर दी जाएगी यहाँ से, इस स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वाले टेबल से। ओके, बहुत बढ़िया है, 5 मिनट दिया, तो एक तो आंसर ये हो गया। चूज कितने करने हैं अपने को, चूज 2, ओके 2 चूज करने हैं। फिर अगर आप देखेंगे, इंटरफेस इज एरर डिसेबल्ड इफ पैकेट अराइव फ्रॉम अननोन सोर्स एड्रेस। एरर डिसेबल कब होता है, जब वायलेशन आपका क्या हो, शट डाउन में कॉन्फ़िगर्ड हो। पर यहाँ पे वायलेशन मोड क्या है, प्रोटेक्ट। इसमें तो सिर्फ फ्रेम को क्या करेगा, डिस्कार्ड, अदरवाइज और कोई एक्टिविटी, ना कोई सिस्लॉग मैसेज जनरेट होगा, ना कोई वो एरर डिसेबल स्टेट में, तो ये गलत है। इट हैज डायनामिकली लर्न टू सिक्योर मैक एड्रेसेस। ओके, 2 सिक्योर मैक एड्रेसेस इसने लर्न किए हैं। तो अच्छा, वैसे तो 3 है, अब मैं इसीलिए सोच रहा था थोड़ा सा कि टोटल 3 है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है मेरे से, डायनामिक तरीके से। सो यस, डायनामिकली तो मैंने कितने किए, स्टिकी से 2, एब्सोल्युटली राइट। तो इसने डायनामिक तरीके से 2 मैक एड्रेसेस को लर्न किया है, तो 2 ही चूज करने थे, तो यही सही लग रहे मुझे। डायनामिकली लर्न 3 मैक एड्रेस, 9, 2 ही लर्न किए। सिक्योरिटी वायलेशन काउंटर इंक्रीमेंट्स, 9, ये भी इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि आपका मोड कैसा वायलेशन का, प्रोटेक्ट, और इसमें सिर्फ फ्रेम डिस्कार्ड होता है, ना कोई कुछ नहीं होता बाकी से, वो आपका रहता है या तो रिस्ट्रिक्ट में या फिर आपका शट डाउन में। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहां पे। विच 3 स्टेटमेंट्स अबाउट नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू। तो ये आपको खुद से ट्राई करना चाहिए एक बार क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो पॉज करो और देखो कि क्या आंसर हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपके तीनों आंसर सही थे। चलिए डिस्कस करें। स्पीड इज ए मेजर ऑफ द डेटा रेट इन बिट्स पर सेकेंड ऑफ गिवन लिंक। बिल्कुल सही है जी,
कोई लिंक है, कितनी बिट पर सेकंड आप, जैसे 100 Mbps 100 मेगाबिट पर सेकंड, ये आपकी क्या बोलते हैं, इसको आप स्पीड बोलते हैं। तो यस, स्केलेबिलिटी इंडिकेट्स हाउ मेनी नोड्स आर करंटली ऑन द नेटवर्क। नो, स्केलेबिलिटी इंडिकेट करता है कितने नोड नेटवर्क में इन फ्यूचर हो सकते हैं, राइट। तो प्रेजेंट वाली सिचुएशन नहीं देखते कभी भी आप स्केलेबिलिटी के लिए, आप फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं। आज अगर आपके नेटवर्क में 1000 डिवाइसेस, आपको 1000 पोर्ट्स चाहिए स्विचेस के, कल को ये आपके 2000 हो सकते हैं 2 साल 3 साल बाद। तो क्या आपके पोर्ट्स इतने अवेलेबल हैं, क्या आपके पास उतने स्विचेस हैं, आपकी बैंडविड्थ जो इंटरलिंक है, आपके अपलिंक्स है स्विच टू स्विच, क्या वो इतनी अपलिंक्स को, इतनी हाई स्पीड को कल को टॉलरेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, स्केलेबिलिटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है लॉजिकल टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ केबल्स। नो, ये फिजिकल चीजें हैं, वो किस में आती है, आपकी फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर। ओके, 3 चूज करने हैं, एक ये 2 यही बचे हैं, फिर तो देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी मेजर है आपका प्रोबेबिलिटी दैट द नेटवर्क विल बी अवेलेबल फॉर यूज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो जब जरूरत पड़ेगी नेटवर्क की तो वो अवेलेबल होने चाहिए रिसोर्सेज आपकी। तो यस, यही होती है अवेलेबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है डिपेंडेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एक्सेस पॉइंट है, ये मुझे वाईफाई की वो दे रहा है, रेंजेस दे रहा है या कनेक्टिविटी, तो ये रिलायबल कब तक है, जब तक ये मुझे वाईफाई की कनेक्टिविटी देता रहेगा। मीन्स मैं इस कंपोनेंट पे, इस डिवाइस पे भरोसा तभी तक तो कर पाऊंगा। तो यस, ये आपका रिलायबल होने का चांसेस है। तो यस, ग्रेट, वी हैव डिस्कस्ड 200 क्वेश्चन सो फार। अभी तक इन 8 वीडियोस में हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अभी देखिए और कितनी वीडियो, कोशिश करते हैं 2-3 वीडियो और बनाए इसके अंदर, और उसके बाद आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट सीरीज ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन। एक और सीरीज शुरू करेंगे जिसमें और भी बेहतरीन बहुत सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो यस, आफ्टर दिस वन वी विल स्टार्ट दैट। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।